बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है जियो में प्रजनन, उसको शुरू कर रखा है। और उसके अंदर भी हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो लैंगिक प्रजनन का है। तो कल वाली क्लास के अंदर मैंने जीवन की कुछ अवस्थाएं बताई थी आपको, किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था, ये हमने पढ़ ली थी। जीवन की अवस्थाएं थी, हो सकता है वहाँ पे मैंने कुछ अलग बोल दिया हो, बट आप ध्यान में रखना उसको जीवन की अवस्थाएं बोलते हैं। अब आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा लैंगिक प्रजनन की परिघटनाएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? लैंगिक प्रजनन की परिघटनाएं। तो लैंगिक प्रजनन की में 3 परिघटनाएं शामिल की जाती है। इसमें एक परिघटना का नाम है, देखो, एक परिघटना का नाम है निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व परिघटना। दूसरे का खुद निषेचन आ गया यहाँ पे, और तीसरी आ जाती है पश्च निषेचन परिघटना, पश्च निषेचन परिघटना। ठीक है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में निषेचन का होना अनिवार्य है। जब निषेचन ही नहीं हो रहा, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होना जरूरी है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है और ये इसका मेन है। तो उसी के आधार पर, निषेचन के आधार पर इस परिघटनाओं को 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसको आप लैंगिक प्रजनन की परिघटनाएं कहते हो। निषेचन पूर्व है, निषेचन और पश्च निषेचन परिघटना। निषेचन पूर्व परिघटना के अंदर आप एक तो पढ़ोगे युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण। दूसरा पढ़ोगे युग्मक का स्थानांतरण। ये 2 बातें पढ़ेंगे। युग्मक का निर्माण करेंगे, यानी युग्मक निर्माण, आप सीधे सीधे ये भी कह दो युग्मक निर्माण करेंगे यहाँ पे। और फिर उन युग्मक जो होंगे उनको हम निश्चित जगह तक लेके जाएं, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना। तो नर युग्मक को कहाँ तक लेके जाना? मादा युग्मक तक लेके जाना। किस प्रकार से लेके जाएंगे, कैसे कैसे जो जीव है इनको, उनके नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँचते हैं, किसी माध्यम से पूछेंगे, हवा के माध्यम से पूछेंगे पहुँच, है ना, स्थानांतरित होंगे, या पानी के माध्यम से स्थानांतरित होंगे। इन सब घटनाओं के बारे में युग्मक स्थानांतरण में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसका निर्माण होना? युग्मनज का निर्माण होना। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, और संलयन से किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। बस निषेचन में हम पढ़ेंगे ये जो युग्मनज है, इससे क्या बनाएंगे हम? भ्रूण बनाएंगे, और भ्रूण से क्या बनाएंगे? शिशु बनाएंगे। ठीक है, इन सब बातों का अपन अध्ययन करते चलेंगे एक एक का। तो सबसे पहले निषेचन पूर्व अवस्था, अगर आपको परीक्षा में पूछ ले निषेचन पूर्व अवस्था के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे? निषेचन पूर्व अवस्था में 2 परिघटनाएं संपन्न होती है, जिनमें एक में युग्मक का निर्माण होता है और दूसरे में युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो पहली परिघटना अब शुरू करूँ मैं, तीनों आप लिख लो, तीनों परिघटना, निषेचन पूर्व, निषेचन और पश्च निषेचन। सबसे पहले अपन कौन सी परिघटना लेंगे? युग्मक जनन। युग्मक का अपन क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो युग्मक जनन, युग्मक जनन क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होना। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अब युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। इन युग्मक जनन की बात अपन निम्न स्तर के जीवों में करेंगे, निम्न स्तर के प्लांट में करेंगे, पौधों में करेंगे, उच्च स्तर के पौधों में करेंगे, और जीवों में, यानी इसका मतलब
एनिमल्स में, जंतुओं में करेंगे। ठीक है, बात समझ में, जंतुओं में भी पढ़ेंगे, पादपों में भी पढ़ेंगे। अब हम ये कहेंगे कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हुआ है, अगर नर युग्मक और मादा युग्मक अगर ये समान आकार के हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक किस आकार के हैं, अगर ये समान आकार के हैं, तब हम इसे कहेंगे समयुग्मजी। समयुग्मजी, ठीक है, शब्द ध्यान में रखना। अगर ये विभिन्न आकार के हैं, विषम आकार के हैं, क्या है, विषम आकार के हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है और दूसरा क्या है, अगर बड़ा है, तब हम उसे कहेंगे विषम युग्मजी। मेरी बात समझ में आ गई क्या? युग्मक दो प्रकार के हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अगर इनका आकार बराबर है समयुग्मजी कह दो, अगर आकार अलग अलग है तो विषम युग्मजी कह दो। आकार अलग अलग में देखो, जो आकार में छोटा है, जो आकार में छोटा है वो नर युग्मक है, और जो आकार में बड़ी है वो मादा युग्मक है, मादा बड़ी होती है ना। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज द फीमेल, बोलते हैं ना, यानी कि पहला हक किसका देते हैं, फीमेल को देते हैं। तो बस आप ऐसे याद रख लेना कि ऐसे बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो बड़ा मादा युग्मक है वो बड़े है, और नर युग्मक कैसा होता है, छोटा होता है, विषम। इसमें तो समान होगी ना दोनों का आकार, तभी तो समयुग्मजी बोलते हैं। अब ये जब आकार में छोटा है तो इसका मतलब ये चलनशील है, चल सकता है, ये चलाएवान है, जबकि ये अचलाएवान है, बड़ी है। अरे ये भी आपने सुना होगा ना, चलो आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हमारे एरिया रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में आज भी ये प्रथा चलती रहती है कि जो लड़का होता है वो कहीं पर भी जा सकता है ना, किसी भी टाइम घर से जा सकता है, कभी भी आ सकता है, सब छूट होती है उसके लिए, वो चलाएवान है, चलनशील है। लेकिन अपनी यहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती, बता के जाना पड़ता है, एक टाइम फिक्स होता है, बस वही रूल्स है, तो वो नहीं जा सकती ना, इसका मतलब वो चलनशील नहीं है। नर है वो चलनशील, तो कहीं पर भी जा सकता है। आकार बस इसका, यानी कि जो चल सकता है वो हल्का होना चाहिए। आप ये समझ लो कि जो चल सकता है वो हल्का होना चाहिए, और वो हल्का कब होगा, जब उसका आकार छोटा होगा। जो चल नहीं सकता उसका आकार बड़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मादा युग्मक है उसका आकार बड़ा होता है, अचलाएवान है। जो नर युग्मक है उसका आकार क्या है, छोटा है, और वो चलाएवान है। दोनों सब ध्यान में रह जाएंगे, यानी कि आकार के आधार पे मैंने नर युग्मक और मादा युग्मक की दो कैटेगरी आपको बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम जो नर युग्मक है इसको मैं नाम दे दूं, है ना, जैसे शुक्राणु, जंतु में से क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और पादपों में से एंथेरोजोइड्स कहते हैं। यही नाम ध्यान में रखना, एंथेरोजोइड्स कहा जाता है, एंथेरोजोइड्स। ठीक है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। अंडस है ना, ये अंडस है, बात समझ में आ गई। इंग्लिश में ध्यान में रखोगे, मेरे अकॉर्डिंग तो इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा, एग या ओवम, एग या ओवम, बस। ठीक, चलिए, तो इतनी बात आप स्क्रीनशॉट ले लो याद रखने के लिए। फिर उसके बाद में नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक नर का है, मादा युग्मक मादा की है। उसके आधार पर हम कुछ शब्द याद रखेंगे, है ना, कुछ शब्द क्या रखेंगे, यानी लैंगिकता, लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता किस प्रकार की पाई जाती है, सेक्सुअलिटी, लैंगिकता, इसके आधार पर हम अलग अलग देखेंगे।
गैमेटोजेनेसिस में टॉपिक चल रहा है। पहले कह दिया कि गैमेट का निर्माण होना, युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक अगर समान आकार के समयुग्मजी कहते हैं, और दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो विषम युग्मजी कहते हैं। जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, युग्मक अगुणित होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। लैंगिकता के आधार पर देखो मैं शब्द काम में लूंगी, ठीक है। लैंगिकता के आधार पर हम क्या क्या शब्द काम में ले सकते हैं वो आपको ध्यान में रखे होंगे। पहला शब्द है एक लिंगी, फिर है द्विलिंगी। दोनों शब्द याद रह जाएंगे। यहाँ लिख दो, यहाँ से सही दिखाई देगा आपको, यानी कि एक लिंगी, एक लिंगी। फिर लिख दो द्विलिंगी, यानी कि नर और मादा अलग अलग जीवों में है। नर का अलग जीव है और मादा का अलग जीव है। एक लिंगी एक ही पाया जाता है, जैसे ह्यूमन, मनुष्य, नर अलग है मादा अलग है। तो लैंगिकता के आधार पर मनुष्य कैसा हो गया, एक लिंगी प्राणी हो गया। मनुष्य कैसा, एक लिंगी प्राणी है। तो आप बहुत सारे एक लिंगी प्राणी देखते हो, उसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द्विलिंगी, नर और मादा एक ही जीव में, यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही जीव में हो। नर जन्नांग, नर जननांग और मादा जन्नांग एक ही जीव में हो। द्विलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी कह देते हैं, है ना, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दूं किसी जीव का, जैसे कॉकरोच बोलूंगी, कॉकरोच, नर और मादा जन्नांग अलग अलग है। ह्यूमन में नर और मादा जन्नांग अलग अलग है। कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय, भैंस है, चीता, सब में जन्नांग अलग अलग है, तो एक लिंगी हो गए। लेकिन केचुआ, केचुए में नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही जीव में होते हैं। केचुए में 1 से लेकर के 100 या 120 तक खंड पाए जाते हैं शरीर में। उन अलग, बस खंड अलग हो जाएंगे, है ना, खंड अलग हो जाएंगे, लेकिन खंड अलग हो जाएंगे लेकिन जीव तो वही रहेगा। तब उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। मेरा ये शब्द समझ में आ गया? और सुनो तो शब्द, अब हम और शब्द काम में लेंगे। एक लिंगाश्री, कंफ्यूज होने वाले हो थोड़ी देर में। यहाँ मैंने एक लिंगी बोला है, एक ही लिंग पाया जाता है। एक और लिंग, लिंग दो होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। तो एक ही लिंग पाया जाए, एक लिंगी कहलाते हैं। एक ही लिंग पाया जाए, एक लिंगी कहलाते। एक हो गया एक लिंगाश्रय। एक शब्द में क्या लिखूं, एक लिंगा। देखिए, एक लिंगी और द्विलिंगी में अंतर समझ में आ गया। अब चलिए, अब आगे हम चलते हैं। एक शब्द मैं और लेती हूँ, एक लिंगाश्री। सब लेती हूँ, उभय लिंगाश्री। एक लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, है ना। एक लिंगाश्री यहाँ से मिला लो। एक लिंगी या तो नर होगा या मादा होगी। तो इसमें भी यही है कि नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों अलग अलग पाए जाते हो, ठीक है। एक लिंगाश्री, नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक में ही पाए जाते हो, उभय लिंगाश्री। एक लिंगी में आप मानव उदाहरण दे दो, है ना, कॉकरोच दे दो, हाँ कॉकरोच दे दो, मक्खी दे दो, कोई भी उदाहरण दे दो। द्विलिंगी में मैंने केचुआ दे दिया। और भी लोअर कैटेगरी के आ जाते थे। एक लिंगाश्री, नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों अलग अलग
पौधे पे पाए जाते हो एक लिंगाश्री, ठीक है। उभय लिंगाश्री दोनों एक में ही पाए जाते हो, उभय लिंगाश्री हो गया, क्लियर है ना। अब आप यहाँ देखो अलग अलग पाए जाते हो तो आप दे दो से पपैया, ककड़ी, अलग अलग, है ना, ठीक है। उभय लिंगाश्री जो एक में ही पाए जा रहे हो, जैसे मक्का का दे दो उदाहरण, क्योंकि इससे भी तो संबंधित है। यहाँ देखो इसे यहाँ द्विलिंगी का मतलब दोनों एक में पाए जा रहे हो, द्विलिंगी हो गया। या उभयलिंगी का मतलब भी तो यही है ना। तो मेरी बात शायद आपकी समझ में यहाँ तक आ चुकी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक एक बार देख लो, बोर्ड के ऊपर सब मैं हट गई हूँ, बोर्ड से शब्द है उसको देख लो। ठीक है, उभयलिंगी तो ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम शब्द हो गए। चलिए अब बात चलते हैं। अब मैं और दो शब्द काम में लूंगी, देख लिया बोर्ड पे आप लोगों ने, समथेल्सी और विषमथेल्सी। ये शब्द अपन काम में लेते हैं लोअर कैटेगरी के जो पादप होते हैं, निम्न स्तरीय जो पादप होते हैं, जिनका शरीर चपटा होता है, जिनका शरीर चपटा होता है। या मैं इसको सीधे सीधे कह दूं, ये शब्द अपन कवक के लिए काम में लेंगे। किसके लिए? कवक के लिए काम में लेंगे। समथेल्सी, अगर नर और मादा जनांग दोनों एक ही जगह पाए जाते हो, यानी कि मान लो ये जो जीव है इनका सिर ऐसे चपटा है, ठीक है। अगर नर जनांग और मादा जनांग एक ही पादप काय पे पाए जाते हैं, नर जनांग और मादा जनांग एक ही पादप काय पर पाए जा रहे हैं, समथेल्सी कहते हैं। जब नर जनांग और मादा जनांग एक ही पादप काय पे पाए जाते हैं, समथेल्सी कहते हैं। और जब नर जनांग और मादा जनांग अलग अलग पादप काय पे पाए जाते, अलग अलग शरीर पे पाए जाते हैं, या अलग अलग पादप काय पे पाए जाते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं? विषमथेल्सी कहते हैं। जैसे इसके लिए मैं ये कहूँ, यही बना दूँ, ये मैंने दो कवक बना दी, एक कवक ये रही, एक कवक ये रही। एक कवक पर नर जनांग पाया जाता है और एक कवक पर मादा जनांग पाए जाते हैं। नर जनांग है वो नर युग्मक बनाएगा और मादा जनांग क्या बनाएगी? मादा युग्मक बनाएगी। तो युग्मक ही तो पढ़ रहे हो, तब तो है ये विषमथेल्सी प्रकार के। और नर जनांग और मादा जनांग एक ही जीव पे पाए जाते हैं, तो विषमथेल्सी। तो तीनों शब्द अलग अलग लिख रखे हैं। ये जंतुओं के लिए काम में लेते हैं, ये पादपों के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, और ये कवक के लिए काम में लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ा दूं। हो गया? चलिए अब देखते हैं अपन युग्मक निर्माण के समय विभाजन। युग्मक निर्माण के समय विभाजन पढ़ेंगे। तो चले हम ये कहेंगे कि जो जनांग है, नर जनांग और मादा जनांग है, अगर नर जनांग और मादा जनांग है, अगर उन जीवों का शरीर उनमें द्विगुणित है, मेरी बात सुनिएगा, क्या है द्विगुणित किसे कहते हैं? एक कोशिका में जितने गुणसूत्र के नंबर होने चाहिए, अगर उतने गुणसूत्र के नंबर है तो वो द्विगुणित है। जैसे हमारी जो कोशिका है उसमें 46 गुणसूत्र है, तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? द्विगुणित अवस्था कहलाएगी। अगर युग्मक निर्माण करने वाली कोशिका द्विगुणित है,
अगर युग्मक निर्माण करने वाली कोशिका द्विगुणित है तो उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करने से जो नई युग्मक बने हैं, नई जो कोशिका बनी है वो अगुणित अवस्था में बनेगी। किस अवस्था में बनेगी? अगुणित अवस्था में बनेगी। यानी ये 46 है तो ये 23 और 23 हो जाएंगे। इस अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। इस अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। अगर देखो मेरी बात सुनो, ये अर्धसूत्री विभाजन भी कौन से प्रकार का है? ये फर्स्ट प्रकार का, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट प्रकार अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड दो होते हैं। तो युग्मक निर्माण के समय आप अर्धसूत्री विभाजन सीधे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन कई बार किताबों के अंदर न्यूनकारी लिखा हुआ आ जाता है, तब कंफ्यूज मत हो जाना। न्यूनकारी का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट ही है जो द्विगुणित से अगुणित अवस्था बनाएगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, उसके अंदर बस इनके नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान ही रहेगी। ये 23, ये 23, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23, इसका मतलब समसूत्री के बराबर है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक समसूत्री के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती, इसी को ही न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। तो द्विगुणित कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित अवस्था बनती है। गुणित ऐसे पूछ ले कि गुणिता के आधार पर, गुणिता के आधार पर युग्मक कैसे हैं? तो गुणिता के आधार पर आप युग्मक कैसे, तो आप क्या कहोगे? अगुणित है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, अगुणित है। बात समझ में आ गई थी? अब वह कोशिका, जन्नांगी वह कोशिका जो युग्मक का निर्माण करती है, युग्मक मात्र कोशिका कहलाती है। युग्मक मात्र कोशिका कहलाती है। अगर नर का तो नर युग्मक मात्र कोशिका हो जाएगी, मादा बने तो मादा युग्मक मात्र कोशिका हो जाएगी। तो द्विगुणित जीवों के अंदर युग्मक मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित अवस्था बनती है। इस अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं रे? युग्मक कहते हैं रे। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तो आपके दिमाग में इतनी सी बात आनी चाहिए कि उच्च स्तर के जीवों में युग्मक निर्माण करने वाली कोशिका द्विगुणित होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित अवस्था बनती है। इस अगुणित अवस्था को क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं, उनका तो मुख्य शरीर ही अगुणित है। उनका तो वो शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रायोफाइटा का, थैलोफाइटा जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है, जो वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, वो तो खुद ही अगुणित है। वो उसका मुख्य भाग कैसा है? उसका मुख्य भाग कैसा है? अगुणित है। अब मुझे बताओ तो इसमें युग्मक कैसे बनेंगे? युग्मक तो बनेंगे जी, युग्मक तो बनेंगे ही। बात आपकी मैं कह दूं कि लैंगिक जनन अगर होना है तो युग्मक तो बनने ही है, बिना युग्मक के तो लैंगिक जनन होगा ही नहीं। लेकिन ऐसे पादप जिनका मुख्य पादप अगुणित होता है, उनमें युग्मक बनते समय समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन लगभग आप तो ये जो मेन तो यही है, आपसे सीधे सीधे पूछ रहे युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन, तो आप कहोगे, अगले को पूरा बताओगे। अगर द्विगुणित कोशिका से युग्मक बन रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर अगुणित कोशिका से युग्मक बन रहा है तो समसूत्री विभाजन होगा। और ये अगुणित कोशिका कहाँ मिलेगी? ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा, जो जल और थल दोनों पे रह सकते हैं, जो जमीन पे तो है लेकिन प्रजनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है वहाँ अब मेरी बात सुनो, ये खुद ही आधे हैं, ये खुद ही आधे हैं। अगर यहाँ मैं 8 सूत्र तो और आधे नहीं हो जाएंगे? अरे हाँ, आधे को आप अगुणित कहते तो उससे आधे को फिर तो कोई शब्द ही नहीं दिया गया साइंस के अंदर। तब ये कहा जाता है कि अगर द्विगुणित से तो असूत्रीय विभाजन से अगुणित अवस्था बन जाएगी, और अगर पादप खुद ही अगुणित है तो समसूत्रीय विभाजन से अगुणित अवस्था बन जाएगी। हालांकि इनमें भी असूत्रीय विभाजन तो पाया जाता है, कब पाया जाएगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बना तो देखो ये एन था, ये एन था, मिलकर के क्या हो गए? 2n हो गए। अब ये 2n अस्थायी है, प्रकाश संश्लेषण खुद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण करने वाला स्थायी पादप अगुणित है। ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर स्थायी पादप अगुणित होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो इन दोनों के संलयन से ये युग्मनज द्विगुणित अवस्था तो बन गई, लेकिन ये अस्थायी है, इसीलिए इसमें फिर वही न्यूनकारी विभाजन हो जाता है, आधा वाला एन और एन अवस्था बन गई। अब ये एन और एन अवस्था को आप क्या कहोगे? मुख्य पादप कहो। अगर न्यूनकारी निम्न स्तर के जीव पादपों में, जिस ब्रायोफाइटा में अगर न्यूनकारी विभाजन से अगुणित अवस्था बनी है ना, न्यूनकारी विभाजन से अगुणित अवस्था बनी, वो तो है मुख्य पादप। ये भी मुख्य पादप, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, ये प्रजनन करेगा। अगर मुख्य पादप से समसूत्रीय विभाजन से अगुणित अवस्था बने तो वो युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। मेरी बात समझ में, कंफ्यूज मत हो जाना। द्विगुणित में युग्मक बनने के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन चाहिए, क्योंकि युग्मक हमेशा आधे होते हैं, अगुणित होते हैं, और जो पादप पहले से अगुणित है, जो पादप, क्योंकि ब्रायोफाइटा के सदस्य अगुणित होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तब उनमें अगर युग्मक बने तो समसूत्रीय विभाजन दोगे। इसकी ले लो, इस बात को अच्छे से पढ़ लो, घर पे आराम से पढ़ना, नहीं समझ में आए तो एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों। युग्मक निर्माण हमने कर लिया, नर युग्मक और मादा युग्मक। देखो आज हमने क्या पढ़ा? युग्मक निर्माण पढ़ा। हमने कहा नर युग्मक और मादा युग्मक है, उनमें विभाजन पढ़ लिया, अर्धसूत्री और समसूत्री। निम्न स्तर के अगुणित अगर पादप है तब तो समसूत्री विभाजन से युग्मक बनेगा, वरना अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि लैंगिकता के आधार पर एकलिंगी, द्विलिंगी, एक लिंगाश्री, उभय लिंगाश्री, है ना, समथैलिक और विषमथैलिक। बात समझ में आ गई? अगर दोनों युग्मक समान हो समयुग्मजी, और दोनों युग्मक अलग अलग हो तो विषम युग्मजी। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी ही थी। आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट रफ कॉपी में लिख करके इन बातों को अपने दिमाग में रखना। ये बहुत ज़्यादा, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है समथैलस और विषमथैलसी का क्या अर्थ है, पूछ लिया पेपर में, आप क्या कहोगे? कवक के अंदर अगर नर जननांग और मादा जननांग एक ही पादप काय पे पाए जाते हैं, समथैलसी कहलाते हैं। अगर नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पादप काय पे पाए जाते तो विषमथैलसी कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा एक लिंगाश्री उभय लिंगाश्री में क्या अंतर है, ऐसे पूछ लेगा। समयुग्मजी विषम युग्मजी में क्या अंतर है, ऐसे पूछ लेगा। हो सकता है आपसे सीधे सीधे युग्मक जनन पूछ ले, तो युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक अगुणित सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। युग्मक मात्र द्विगुणित युग्मक मात्र कोशिका से अगुणित युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी थी, आई होप समझ में आ गई होगी।